हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने प्रोफेशन में बहुत सारी चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। आज थोड़ी सी चर्चा मेरी एम्प्लॉयमेंट पर है, शुरू के 10-12 मिनट की। फिर हम बेटा सीधा डिफरेंस पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीधा डिफरेंस पर शिफ्ट कर सकते हैं। पहले एक बात बताओ, सीए का प्रोफेशनल यही बोलने वाले हो कल? सीए इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, ऐसे ही डॉक्टर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, लॉयर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, ठीक है जी। ये बात तो क्लियर है ना सबको? आगे बढ़ जाएं बेटा, आगे की बात करें। बाबू, जैसे कभी भी प्रैक्टिस में एंट्री लेनी हो तो दो डॉक्यूमेंट कंपल्सरली रिक्वायर्ड है। कभी भी प्रैक्टिस में एंट्री लेनी हो, ये दो डॉक्यूमेंट के नाम क्या है बेटा? वन इज मेंबरशिप नंबर एंड अदर वन इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपल्सरी हैं। याद है ना आपको, कल मैंने बताया था किसी भी डॉक्टर के कैबिन में चले जाओगे दोनों मिलेंगे, मेरे ऑफिस में चले जाओ मेरे कैबिन में दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट के लिए भी दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। अब वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, मैं कहानी सुनाकर क्लियर करूंगा। जैसे कल कहानी सुनाई थी एक, ठीक है जी, तो कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने में ही सब कुछ है, ध्यान रखना ये बात। कहानी ढंग से सुनोगे, ये डिफरेंस 15 मिनट का है। कहानी नहीं सुनोगे से रटते रटते मर जाओगे बेटा, याद नहीं होगा ये, ठीक है जी। ढंग से सुनना कहानी। बाबू, बैंक ने क्या किया, बैंक्स में कुछ वैकेंसी निकली, बैंक ने उस वैकेंसी को एडवर्टाइज किया। एडवर्टाइज ऐसे किया, एक सेकंड, बैंक ने एडवर्टाइज किया कि हम कुछ वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन हमें ये चाहिए। एक तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए इन कॉमर्स, मतलब कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम बीबीए, पर कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए उसके पास ग्रेजुएशन की, प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमें चाहिए, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि मेरे पास दोनों चीजें हैं और मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। मेरे पास एडमिट कार्ड आ गया एक रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, और मैं वो रिटर्न एग्जाम देने भी चला गया, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास कॉल आई इंटरव्यू देने के लिए, और मैं इंटरव्यू भी देने चला गया। और एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो पता लगा जी उस एग्जाम का, उस इंटरव्यू का रिजल्ट अनाउंस हो गया, ठीक है जी। और मैंने अपने मार्क्स देखे और वो दोनों ही क्लियर हो गए, और मेरी मेल पर एक चिट्ठी आ गई, ठीक है जी। और बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बीच में, अपॉइंटमेंट लेटर। आपको पता है अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या लिखा रहता है? किसी को पता है अपॉइंटमेंट लेटर में ये? अच्छा, ये वर्ड सुना है कभी पहले? सबने सुना होगा ये। नौकरी के लिए सबसे बेसिक चीज है, चाहिए ही चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर। क्या लिखा रहता है मैं बता देता हूँ। यू मिस्टर दिस एंड दैट, सन ऑफ दिस एंड दैट, मतलब आपका खुद का नाम, आपके पिताजी का नाम, एक एड्रेस। आपको बताया जाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने किस जगह के लिए सेलेक्ट किया है और आपको उस जगह पर कब रिपोर्ट करना है। तो मेरे पास लेटर आया लेट्स सपोज पीएनबी से। पीएनबी ने एक पर्टिकुलर ब्रांच में मुझे बुलाया और लिखा हुआ था रिपोर्टिंग टाइम, कुछ भी समझ लो, 10 AM, रिपोर्टिंग डेट 25 अप्रैल, कि 25 अप्रैल को 10 बजे इस ब्रांच में, इस शहर में पहुंच जाना, अगर आप जॉब लेने में इंटरेस्टेड हो।
अगर बेटा मैं जॉब लेने में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे से पहले उस जगह पर पहुंचना ही पहुंचना है, उस अपॉइंटमेंट लेटर को लिखकर। ठीक है जी, समझ में आ रही है सबको सारी कहानी? अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा होता है? कंफर्म्ड बात है, लोकेशन लिखी होगी, कंफर्म्ड बात है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस लिखा होगा, रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट, इतना तो लिखा ही होगा। 25 अप्रैल सुबह 10 बजे मैं पहुंच गया उसी लोकेशन पर 10 बजे से भी पहले, और जिस पर्सन को मुझे रिपोर्ट करना था मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, जी आज से मेरी ज्वाइनिंग है। मैं तभी पहुंचा हूं अगर मैं जॉब लेने में इंटरेस्टेड हूं। मैं पहुंच गया, मैंने रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तभी यहाँ आए हैं, लेकिन जॉब अभी आपकी शुरू नहीं हुई, ये हमारा सर्विस एग्रीमेंट है, इसको साइन कर दो। मैं काम बोल रहा हूं, आराम से सुनना। सर्विस एग्रीमेंट। बाबू अभी मैंने एक काम बोली, अपॉइंटमेंट लेटर, और अब मैं एक काम बोल रहा हूं, सर्विस एग्रीमेंट। उन्होंने कहा ये साइन करोगे तब जॉब की शुरुआत होगी। मैंने पूछा जी सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है? मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरे हाथ में 10 पेपर पकड़ा दिए, कहते पढ़ लो। सर्विस एग्रीमेंट का मतलब है नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर्विस एग्रीमेंट कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रूल्स रेगुलेशन बोल लो, ये सबसे सिंपल वर्ड है, नौकरी करने के रूल्स रेगुलेशंस। मैंने पढ़ने शुरू करे। चलो मैं बता देता हूं तुम्हारे को क्या क्या लिखा रहता होगा, और नहीं बताऊंगा तो तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। और इस बात में मैं कम से कम 5 से 6 एक्स्ट्रा बात बता दूंगा, सिर्फ एक ही बात में। ठीक है जी, अगले 5-6 दिन का कोटा पूरा कर दूंगा आपका। ये मैं बता क्यों पा रहा हूं, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं सहारनपुर के जिसमें स्कूल के ऑनर और स्कूल के टीचर्स के बीच सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है तो फिर तो मैं बता ही सकता हूं आपको इतना तो। ठीक है जी, चलो सुनना, आराम से सुनना। बाबू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली चीज क्या लिखी रहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोस्ट है और इस पोस्ट की क्या ड्यूटीज, क्या राइट्स, क्या फंक्शंस रहते हैं। सबसे पहली चीज। एक बात बताओ, किसी को मुंह से बोल देने से जी स्पर्श कल से आप ब्रांच मैनेजर हो, तो ये ब्रांच मैनेजर हो जाएगा? कहीं तो लिखा रहता है होगा ना कि ये ब्रांच मैनेजर है। या मुंह से बोल देंगे बस ब्रांच मैनेजर, तो कल से ब्रांच मैनेजर। हार्दिक को बोल दिया जी कल से तो क्रेडिट मैनेजर, तो क्रेडिट मैनेजर। नंदिका को बोल दिया जी आप प्रोबेशनर ऑफिसर, तो ये प्रोबेशनर ऑफिसर। ऐसा होता है क्या? ये गली मोहल्ले की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बस मुंह से बोल दिया जी हो गया जी मैनेजर बन गया जी कल से। तो कहीं तो लिखा रहता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में पहली चीज ये लिखी रहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोस्ट है। अब बैंक में आप पोस्ट कम समझते हो क्या? यू आर अ 4th ग्रेड और क्लर्क और प्रोबेशनर ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर, लोन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर हो क्या? कहीं तो लिखोगे। तो सबसे पहली चीज आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी रहती है आपकी पोस्ट क्या है और इस पोस्ट की ड्यूटीज और फंक्शन क्या क्या है। ठीक है जी। अगली चीज जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी रहती है आपकी पे और एज वेल एज इंक्रीमेंट। आपकी पे क्या है और इंक्रीमेंट कैसे कैसे होगा। अगर आप सब जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे लिखी रहती है पे, तो मैं बता देता हूँ। अगर सब इंटरेस्टेड है कि हाँ जी हम बिल्कुल चाहते हैं क्योंकि हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, आप बताओ डिटेल में बताओ। बताऊं जी? ऐसा एक्स्ट्रा बात लो। आज की पहली बात कैसे लिखी रहती है ये समझना। मेरा अब मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं।
होगी 50,000 रुपये महीना से। पहले साल 50,000 रुपये महीना मिलेंगे, अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 2,000 रुपये का, मतलब अगले साल आपकी जॉब 52,000 रुपये महीना हो जाएगी, अगले साल नहीं पहुंच जाओगे। पहले साल 50, दूसरे साल 52, तीसरे साल 54, then 56, then 58, then 62, 64, 66, 67, अभी कितना लगेगा साल 3,000 पर मंथ का, ये तब तक लगता रहेगा 3,000 पर मंथ का इंक्रीमेंट, तब तक लाख तक नहीं पहुंच सकते, उसका 5,000 का इंक्रीमेंट लगेगा जब तक 1.5 लाख तक नहीं पहुंच सकते। दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में आएगा। तो पहली चीज जो सर्विस एग्रीमेंट में लिखी रहती है, सर्विस एग्रीमेंट में पहली चीज कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोस्ट है, क्या डेजिग्नेशन है, और उस डेजिग्नेशन की ड्यूटी मानना सब। तीसरी चीज लीव रूल्स, मतलब छुट्टियां, नौकरी में पहली चीज है, तो पहले नंबर पे लिखी रहती है लीव रूल्स, छुट्टियां कैसे कैसे अलाउड होंगे, कितनी अलाउड होंगी। यार सिक लीव करके कुछ तो छुट्टियां देते होंगे ना, बीमारी तो सब शरीरों में है ना, लिखी रहती है। एक ऐसा रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, छुट्टियों में बर्गर रूल बोलते हैं, ठीक है ना। बर्गर रूल क्या होता है, आप बर्गर सब खाते हैं, सब फेमिलियर है बर्गर से, ठीक है ना। ऊपर ऐसा मानती है ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपने सैटरडे और मंडे की छुट्टी ली, ऑब्वियसली आप संडे की छुट्टी लेते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसमें बहुत कुछ समझ में आ गया बात। बाकी चीज ज्यादातर लिखी रहती है सर्विस एग्रीमेंट में, बड़े काम की बात, मजा ही आ जाएगा आपको सुन के। अब वो आपका ड्रेसिंग सेंस, जाते हैं किसी पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने कभी देखा है कि ये बिल्कुल फॉर्मल वियर में है? इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं बोलता। पर अगर हम किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं, अभी तो शायद ये भी नहीं पता होगा प्राइवेट क्या है सरकारी क्या, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक में इसलिए तो आप देखोगे बेटा प्रॉपर बैठे हुए हैं फॉर्मल वियर में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा बोलता है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये चेक शर्ट पहन लेते हैं, एचडीएफसी बैंक में जाओगे तो चेक शर्ट पहना और बंदा मिल जाएगा आपको। अगर कुछ एमएनसीज की बात करो तो उनके तो रूल्स इतने खतरनाक हैं कि लेदर शूज ही चाहिए, लेदर बेल्ट ही चाहिए, ठीक है ना, प्लेन ट्राउजर चाहिए बिल्कुल, और शर्ट भी प्लेन चाहिए, चेक नहीं चाहिए उसमें। और ड्रेस बोलती है, मैं भी एक और एक्स्ट्रा बात बताऊंगा इस बात पे आपको कि ड्रेस बहुत बोलती है। ड्रेस की एक बार की बात है, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, सीए बन चुका था मैं। सीए बनने के बाद एक ट्रेनिंग होती है मेरी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, ओपी बोलते हैं प्यार से, चंडीगढ़ में ट्रेनिंग थी और मैं डाउन करता था, मतलब मैं मेरे को इतनी होम सिकनेस है कि मेरे को घर आने ही आना होता है, मतलब इस लेवल की होम सिकनेस कि मैं 4:30 बजे उठ के 5:30 बजे ट्रेन पकड़ता चंडीगढ़ के लिए, 5:30 से 8:30 3 घंटे हो लेती है, मैं 8:30 चंडीगढ़ पहुंचता था, 10 बजे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, मैं 9:30 बजे तक उस प्रीमाइसेस में पहुंच जाता था, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 5:45 के आसपास मैं छूटता था, 4:30 की ट्रेन होती थी, मैं फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचता था, 4:30 बजे पकड़ के 7:30 बजे आता था, और फिर तो दिन
लगातार ट्रेनिंग थी, मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मेरे पार्टनर और मैंने केमिस्ट्री बना रखा था, मंथली सीजनल टिकट। हम जिस सुबह ट्रेन से आ रहे थे वो पैसेंजर ट्रेन थी, शाम को एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो उन्हें हायर मैं उसको फोन करा, मैंने कहा भाई चलते हैं, हाँ ठीक है रेलवे स्टेशन मिलते हैं, मतलब रोड से बात होती थी। उसने कहा यार मेरे मामा की फैक्ट्री में आग लगी है, अभी तो नहीं जा सकते, मुझे वहाँ जाना है। मैंने कहा "आज की छुट्टी नहीं है, हमारे प्रोग्राम है, 10:30 बजे ट्रेन पर जाना है, 10:30 बजे ट्रेन पर बैठने के बाद टिकट लिया कुछ MSP में बहुत खराब, किस्मत बहुत खराब होती है तो क्या होता है आपको पता है, किसी की एंट्री होगी और वो भी फीमेल, रिश्वत भी क्या होता है, और फीमेल फीमेल की बैंड बहुत बजाती है, ये देख लेना आप, ज्यादातर होता है ये दुनिया में। और हालात में क्या देख रहा हूं, मेरे से पीछे वाले कंपार्टमेंट में एक लेडी बैठी है, उनके साथ एक बच्चा है छोटा, तो मैंने कहा जी इसकी टिकट, अरे छोटा बच्चा है, बिलो 3 है, और मेल टीसी तो बढ़ गई, ये बिलो 3 है, मुझे क्या नहीं बता रही है, तो ये तो 4 का है कम से कम। मैंने कहा भाई ये आज तो हमें तो छोड़ती नहीं, इसने हालात ये कर दिए। मेरा पार्टनर और मैं लंच लेकर गए थे, मैंने कहा चल भाई बैठ जा भाई लंच करने, आज तो तू गए, मैंने लंच खो लिया, पता नहीं क्या दिमाग में आया और लंच खाने लग गए। इतने में भाई बड़े प्यार से पूछा उसने, वो प्यार से इसलिए पूछा क्योंकि ड्रेस बोल रही थी कुछ, ट्रेनिंग पे जाते थे फॉर्मल वियर पहनना कंपलसरी होता था, तो उसने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी चंडीगढ़ जा रहे हैं ट्रेनिंग पर। अच्छा जी टिकट, मैंने कहा जी MST अभी दिखाता हूँ, कह रही ठीक है बैठो बैठो, उसने MST देखा भी नहीं और चली। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बोलती ड्रेस ही है, जो पावर ड्रेस की है ना वो किसी चीज में नहीं है। इसलिए MNCs कभी नहीं चाहती कि आप कैजुअल वियर में आ जाओ, जीन्स पहन के बैठ जाओ, जबकि आप सरकारी बैंकों में देखोगे लोग जीन पहन के बैठे होते हैं, ठीक है ना, समझ में आती है। ड्रेसिंग सेंस भी लिखा रहता है आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। इवन अब मैं और आगे बढ़ जाता हूं इस बात से, MNCs तो ये भी चाहती हैं कि आप क्लीन शेवन रहो। अजीब लगा, लो कह रहे बेचारे अभी अभी ताजी ताजी दाढ़ी आई अभी कटवाएंगे, तभी तो मैंने नौकरी नहीं करी बाबू, हमें जिंदगी के सारे शौक पूरे करने हैं। आप थोड़ी लेट आए, 1 साल पहले बाल इतने थे मेरे, ठीक है जी, तो अब वो इसी वजह से तो हम नौकरी नहीं करवाए, हमारे शौक ही ऐसे हैं ऊट पटांग। अगर आपकी जॉब हॉस्पिटैलिटी में है तो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहता होगा बाल सर के बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और बिल्कुल क्लीन शेवन होने चाहिए। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, आपका कोई दोस्त यार बड़ा सीनियर ब्रदर होटल मैनेजमेंट में काम कर रहा हो, होटल मैनेजमेंट डिग्री ले रहा हो, तो उससे पूछ के देख लेना उसके इंटर्नशिप का उसका हाल क्या हो। सुपरवाइजर आते ही चेक करता है, आपने होटल में रेस्टोरेंट में एंट्री ली जिसमें आपके इंटर्नशिप, चेक करता है आपकी दाढ़ी, और वो इतना खतरनाक होता है क्योंकि वो डेली यही देख रहा होता है, उसका काम ही यही है, ये तो एक दिन की सेवा है, जाओ बाहर घर चले जाओ। भाई साहब एंट्री भी नहीं मिलती होटल में एक दिन की सेव पर, क्योंकि बेटा जिस होटल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो 4 स्टार 5 स्टार होटल है, अभी कुछ देर में आप सर्व करोगे, आपके यहाँ पर क्लाइंट आएंगे, क्या होगा अगर आपकी दाढ़ी से एक बाल टूट कर उनके खाने में गिर जाए, छोड़ेंगे भी नहीं आपको। आपको पता है ना लोग क्या क्या कर देते हैं ऐसी चीजों के पीछे, होटल्स में बहुत बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं। और अगर वो होटल ताज ओबेरॉय हो तो क्या होगा,
सर इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स से आप सोच भी नहीं सकते। लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा बात सुनने को मिल रही है आज, और सुना देता हूं तुम्हारे को। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खत्म नहीं होता, और बातें। अगर गलती से आपकी जॉब सलून्स में है, लैक्मी जैसे सलून में है, तो भैया रोज सुपरवाइजर नेल्स चेक करता है। ये भी लिखा होता है कि नेल कटी होनी चाहिए प्रॉपर, रोज। भैया अभी थोड़ी देर बाद इसी हाथों से आप मसाज करोगे, जिसका लैक्मे सलून 20,000 15,000 चार्ज कर लेता है। वो गलती से नहीं चाहते कि आपका नेल क्लाइंट को लग जाए और दोबारा वो कभी विजिट ही ना करे। ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। सारे दुनिया जहां के रूल्स रेगुलेशन नौकरी के लिखे होते हैं। मैंने बहुत सारों के एग्जाम्पल दे दिए, मुझे लगता है इतना आपके लिए एनफ है। समझ में आई बात? यानी कि बेटा किसी भी नौकरी पर एंट्री चाहिए, किसी भी दुनिया की नौकरी पर एंट्री चाहिए, ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए ही चाहिए, एक अपॉइंटमेंट लेटर और एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, चारों में से कुछ बोलो। बड़ा सिंपल बोलना है, रूल्स रेगुलेशंस। जब ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे तब जाकर आप नौकरी कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बाबू। अब जितना इंट्रोडक्शन मुझे देना था प्रोफेशन पर और एम्प्लॉयमेंट पर मैंने काफी दे दिया, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बाबू आप पीएनबी में पहुंचे थे एक पर्टिकुलर ब्रांच में जहां आपको बुलाया गया, आपने सर्विस एग्रीमेंट पूरा पढ़ा और साइन कर दिया। अब ये नहीं है कि आपको तो लग रहा होगा कि जी कल से तो मैं अगर क्लर्क बन गया हूं तो नोट गिनना होगा एक ब्रांच में बैठा हुआ, या प्रोफेशनल ऑफिसर बन गया हूं तो सिर्फ बैठा हुआ कंप्यूटर चला रहा हूँ, कुछ ना कुछ फंक्शन ऑपरेट कर रहा हूँ। सर नहीं, अभी भी कुछ बकाया है। वो बकाया क्या है? आपकी ट्रेनिंग। आप साइन कर चुके हो, एक लेमैन थे कल तक तो किसी ब्रांच में जॉब नहीं करी थी किसी बैंक में। कल अगर क्लर्क बन गए और किसी ब्रांच में बैठा दिए गए तो ये पहचान लोगे नकली नोट कौन सा और असली कौन सा है? पता है ऐसी पहचान आपको? नहीं पता ना? पता है आपको? कंप्यूटर चला लोगे? किस कमांड से किसके अकाउंट में पैसे डालने हैं पता है? तो कैसे करोगे नौकरी बिना ट्रेनिंग के? आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग रहती होगी दुनिया की किसी भी जॉब में जाना हो? तो बेटा बैंक भी आपको ट्रेन करते हैं। लगभग वैसे बता देता हूँ कि उस पर 100 घंटे की ट्रेनिंग है। हैदराबाद, बेंगलुरु इस साइड आपको जाता है। अगर आप किसी भी दिन के लिए रोज 7 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। जब आप मास्टर हो जाते हो तो आपको किसी ना किसी ब्रांच में पोस्ट कर दिया जाता है। समझ में आई सबको बात? नोट सबके पास हैं, सबको मिल चुके हैं या कुछ रह गया? अगर आपको एक्सपीरियंस पोज करो बाबू। सबसे पहला पहले भी बताया था, अभी बोल रहा हूँ, बिना बेसिस ऑफ डिफरेंस के कोई लेवल और ट्वेल्थ किसी भी सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं लिखना, जीरो। तो सबसे पहला then business, then profession, then employment। ठीक है बाबू, डिफरेंस ले रहे हो नोट्स पाकर देखो क्या लिखा है, फटाफट से बताओ।
मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये लिखा है। मतलब समझते हैं सब, इधर देखना, बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश होगा, प्रोफेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा, और एम्प्लॉयमेंट कैसे एस्टेब्लिश होगी, सब बताना है। यानी कि जो बेस है डिफरेंस का वो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसके बेसिस पे बताया है। ठीक है, एक वर्ड की अहमियत है और आपको बता देता हूँ, ये इनमें से पूरे डिफरेंस में से एक भी वर्ड मेरा अपना नहीं है। मैंने एनसीईआरटी का डिफरेंस उठाया, कॉपी किया और पूरा चिपका दिया, क्योंकि मुझे लगता है एनसीईआरटी से बढ़िया डिफरेंस कोई लिख ही नहीं सकता, कोई किताब ही नहीं बनी आज तक जो एनसीईआरटी से बढ़िया डिफरेंस। ठीक है, लैंग्वेज आप लोगों की बड़ी हो गई है, बढ़िया लैंग्वेज। ठीक है जी, पर मैं एक वर्ड क्लियर कर रहा हूँ आपको पता है, जिस वर्ड के अगर मैं पीछे पड़ गया तो अगर आधा घंटा भी लगता होगा तो मैं लगा दूंगा, मैं परवाह नहीं करता उस चीज की। ठीक है ना जी, कोर्स में आप एटलीस्ट से पहले भी सारा कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपको नहीं। ठीक है, वो तो मैंने कल ही दिखा दिया था आपको ट्रेलर। चलो, तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस में लिखा है एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन और लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। सुनना जरा काम की बात, बहुत मजा आएगा आपको। तो वो कहते हैं बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश होगा, पहली बात मैंने बोला था वैसे अकाउंट्स में, बेटा अकाउंट्स में जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। बिजनेस स्टडीज में उसको क्या बोलते हैं, या तो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। बेटा बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना, हल्का वर्ड है, एंटरप्रेन्योर बोलते चले। ठीक है जी, क्या कह रहा है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन और सॉरी एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। लेकिन शुरू के दो वर्ड पे पहले मेरा फोकस है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन। कहता है बिजनेस शुरू करने में पता है क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन, एंटरप्रेन्योर की विल। पता है आपको बिजनेस कितनी देर में शुरू हो सकता है, सिर्फ 15 मिनट में ये होना चाहिए। बिजनेस शुरू करने में कोई और चीज है क्या दिक्कत इसके अलावा, जेब में ये है, आपकी विल है, अभी रजिस्ट्री कराओ, 5 मिनट दुकान खोल दो, बेटा क्या दिक्कत है, कोई रोक लेगा क्या आपको? समझ में आई बात? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, खुद बिजनेसमैन का डिसीजन है। बहुत सारे लगता है ये तो यूज ऐसा काट दो बेटा, लगता है इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। कहता है अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। ये कौन सी लीगल फॉर्मेलिटी की बात चल रही है? देखो बेटा, इंडिया में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं, या कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको सरकार प्रमोट नहीं करती, उनके लिए आप फॉर्मेलिटी खाली एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए क्या? कहीं भी खोल सकता हूँ लीकर शॉप, फटाफट से बताओ, इतने तो समझदार होंगे। एक लाइसेंस कंपलसरी होता है, आर्म्स कहीं भी हो सकता हूँ, इवन फार्मा सेक्टर लीगल फॉर्मेलिटी बात समझ में आई बात? जब अगली बार बताऊंगा नहीं, आप ओके कर देना पहले। प्रोफेशन में लिखा गया है कैसे होगा, क्या लिखा गया है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस।
सबसे क्या प्रोफेशन नाम जाने प्रोफेशनल बॉडी इंडियन मेडिकल सब बड़ी बताऊं, वरना आप कहोगे आपका पूछा है नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। बता CS एक करते हैं, इसकी प्रोफेशनल बॉडी का नाम है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जैसे ICAI था वैसे ICSI। एक और प्रोफेशन है, बड़ा नोबल प्रोफेशन, कॉमर्स साइड के बाद ही होता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तीन प्रोफेशनल बॉडी तैयार है। ICAI तीनों कॉमर्स के बाद होते हैं, तीनों CA CS CW, पहले CW होते थे, अब CMA आई लगाना है बस, दोनों प्रोफेशनल सुन लो। लॉयर्स की प्रोफेशनल बॉडी का नाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। थोड़ा पीते हैं ना ये, तो नाम रखा हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नहीं, अपार्ट फ्रॉम जो ऐसे ही रखा है ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो। 5 बता दी प्रोफेशनल बॉडी, और कुछ जानना है? आगे बढ़े, एक ही पॉइंट पर रह जाएंगे वरना। ओ भाई साहब, तो यार टाइम पे बता दिया करो यार। आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों। वाह भाई भाई।